नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है खुशियाँ। लेखक हैं सआदत हसन मंटो जी और आवाज़ है निशान सक्सेना की। खुशियाँ सोच रहा था। बनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर वो उसकी दुकान के पास उस पत्थर के चबूतरे पर बैठा था जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों से मुख्तलिफ पुर्जों से भरा रहता था। रात को 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्जे और टायर बेचने वालों की ये दुकान बंद हो जाती है। ये चबूतरा खुशिया के लिए खाली हो जाता है। वो काले तंबाकू वाला पान धीरे धीरे चबा रहा था और सोच रहा था। पान की गाढ़ी तंबाकू मिली पीक उसके दांतों से निकलकर उसके मुंह से इधर उधर फिसल रही थी और ऐसा लगता था कि उसके ख्याल दांतों तले पिसकर उसकी पीक में घुल रहे हैं। शायद यही वजह थी कि वो उसे फेंकना नहीं चाहता था। शिया पान की पीक मुंह में गुलगुला रहा था और उस घटना के बारे में सोच रहा था जो उसके साथ अभी अभी घटी थी, यानी आधा घंटे पहले। उस चबूतरे पर रोज की तरह बैठने के लिए खेतवाड़ी की 5वीं गली में गया था। मंगलौर से जो नई छोकरी कांता आई थी उसकी गली के नुक्कड़ पर रहती थी। शिया से किसी ने कहा कि वो अपना मकान बदल रही है, इसलिए वो इसी बात का पता लगाने के लिए वहां गया था। कांता की खोली का दरवाज़ा उसने खटखटाया। घर से आवाज़ आई, कौन है? पर खुशिया ने कहा, अरे मैं खुशिया। आवाज़ दूसरे कमरे से आई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला। खुशिया अंदर दाखिल हुआ और जब कांता ने दरवाज़ा खोला और अंदर से बंद किया, उसने मुड़ कर देखा। उसकी हैरत की कोई इंतहा ना रही जब उसने कांता को बिल्कुल निर्वस्त्र देखा। बिल्कुल निर्वस्त्र ही समझो, क्योंकि वो अपने अंगों को सिर्फ एक तौलिए से छिपाई हुई थी। छिपाए हुए भी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छिपाने की जितनी चीज़ें होती हैं वो तो सबकी सब खुशिया की चकित आंखों के सामने थी। कहो खुशिया, कैसे आए? मैं अभी नहाने वाली थी। बैठो। बाहर वाले से अपने लिए चाय के लिए कह आए होते। जानते हो वो मुआ रामा यहाँ से भाग गया। खुशिया, जिसकी आंखों ने कभी सी औरत को अचानक यूं निर्वस्त्र नहीं देखा था, बेहद घबरा गया। उसकी समझ में ना आता था कि वो क्या कहे। उसकी निगाहें जो एकदम नग्नता से चार हो गई थीं, उसने अपने आप को कहीं छुपाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सिर्फ इतना कहा, आ जाओ जाओ तुम नहा लो। और फिर एकदम उसकी जबान खुल गई। कांता मुस्कुराई। खुशिया, जब मैंने सोचा कि तुम हो तो मैं ऐसे ही आ गई तुम्हारे सामने। कांता की यह मुस्कुराहट अभी तक खुशिया के दिलो दिमाग में तैर रही थी। इस वक्त भी कांता का जिस्म मोम के पुतले की तरह उसकी आंखों के सामने खड़ा था। वो पिघल पिघल कर अंदर जा रहा था। उसका जिस्म इतना सुंदर था कि पहली बार खुशिया को मालूम हुआ कि जिस्म बेचने वाली औरतों का बदन इस प्रकार क्यों होता है। वो इस बात पर हैरत हुई कि सबसे ज़्यादा ताज्जुब कि वो उसके सामने खड़ी हो गई। उसे लाज भी ना आई। क्यों? इसका जवाब कांता ने ये दिया था, जब तुमने कहा खुशिया है तो मैंने सोचा कि क्या हर्ज है, आने दो। कांता और खुशिया एक ही पेशे में शरीक थे। वो उसका दलाल था और इस लिहाज से वो उसका ही था। इसकी कोई वजह नहीं थी कि वो उसके सामने निर्वस्त्र हो जाती। कोई तो खास बात थी। कांता ने जो बात कही थी उसमें खुशिया का कोई और मतलब उसे कुरेद रहा था। ये मतलब एक तो इतना साफ और धुंधला था कि खुशिया किसी खास नतीजे पर पहुंच ना पा रहा था। इस समय भी वो कांता के जिस्म को देख रहा था जो कि ढोल के ऊपर मड़े हुए चमड़े की तरह तना हुआ था, उसकी लुढ़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह। कई बार अचरज की हालत में उसने उसके सांवले बदन पर
ढो लेने वाली निगाहों से देखा। बस, बस। भाई, एक मर्द उसके सामने खड़ा था। इसकी निगाहें कपड़ों में भी औरत के जिस्म पर तक पहुंच जाती हैं, और परमात्मा जाने ख्याल ही ख्याल में वो कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। लेकिन वो ज़रा भी ना घबराई। उसकी आंखों में ऐसा समझ लो कि जैसे अभी लॉन्ड्री से धुल के आई है। उसको थोड़ी सी तो लाज आनी चाहिए थी। ज़रा सी सुर्खी तो उसकी आंखों में पैदा होनी चाहिए थी। मान लिया कि वो कस्बी थी, पर कस्बियाँ यूँ निर्वस्त्र नहीं खड़ी हो जाती। 10 बरस उसे दलाली करते हुए हो गए थे, और इन 10 वर्षों में पेशा कराने वाली लड़कियों के सारे भेद से वो वाकिफ़ हो चुका था। मिसाल के तौर पर उसे ये मालूम था कि आयथोनी के आखिरी सिरे पर जो छोकरी एक नौजवान लड़के को भाई बनाकर रहती है, वो अछूत कन्या का रिकॉर्ड वही करता मूर्ख प्यार व्यार अपने टूटे हुए बाजे पर बजाया करती है कि उसे अशोक कुमार से बुरी तरह इश्क है। कई मनचले लड़के अशोक कुमार से उसकी मुलाकात कराने का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा कर चुके थे। उसे ये भी मालूम था कि दादर से जो पंजाबिन रहती है, वो सिर्फ इसलिए कोट पतलून पहनती है कि उसके यार ने उससे कहा था कि तेरी टांगें बिल्कुल उस अंग्रेज एक्ट्रेस की तरह हैं जिसने मराको उर्फ खूने तमन्ना में काम किया था। ये फिल्म उसने कई बार देखी, और उसके यार ने उससे कहा कि मार्लिन डिट्रिच इसलिए पतलून पहनती हैं कि उसकी टांगें बहुत खूबसूरत हैं। उसने उन टांगों का 2 लाख का बीमा करा रखा है। उसने भी पतलून पहनना शुरू कर दी थी। उसे ये मालूम था कि मझगांव वाली दक्षिणी छोकरी इसलिए कॉलेज के खूबसूरत लड़कों को फंसाती है कि उसे एक खूबसूरत बच्चे की माँ बनने का शौक है। उसको ये भी पता था कि कभी कभी अपनी इच्छा पूरी ना कर सकेगी, इसलिए कि वो एक बांझ है। और उस काली मद्रासन की बाबत जो हर समय कानों में हीरे की बूटियां पहने रहती थी, उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसका रंग कभी गोरा नहीं होगा, और वो उन दवाओं पर बेकार रुपया बर्बाद कर रही है जो आए दिन खरीदती रहती है। उसको उन सभी छोकरियों के अंदर बाहर का हाल मालूम था जो उसके पेशे में शामिल थे, मगर उसको ये खबर ना थी कि एक दिन कांता कुमारी, जिसका असली नाम इतना मुश्किल था कि उम्र भर याद नहीं कर सकता, वो उसके सामने इस प्रकार खड़ी हो जाएगी और उसको ज़िंदगी की सबसे बड़े ताज्जुब से दो चार कराएगी। सोचते सोचते उसके मुंह में पानी की पीक कुछ इस कदर जमा हो गई कि वो मुश्किल से छलिया के उन नन्हे नन्हे रेंजों को चबा सकता था जो उसके दांतों की रीखों में इधर उधर फिसल कर निकल जाते थे। उसके तंग माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थीं, जैसे मलमल में पनीर को धीरे से दबा दिया गया हो। जब जब वो कांता के उस रूप को याद करता और अपनी कल्पना में देखता, उसकी मर्दानगी को धक्का सा पहुंचता। उसे महसूस होता था कि जैसे उसका अपमान हुआ है। एकदम उसने अपने मन में कहा, भाई, ये बेइज्जती नहीं है तो क्या है? यानी एक छोकरी तुम्हारे सामने इस प्रकार खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि इसमें हर्जी क्या है? तुम खुशियाँ ही तो हो। खुशियाँ ना हुआ साला वो बिल्ला हो गया जिसके बिस्तर पर हर समय उबता रहता है। और क्या? उसे विश्वास होने लगा कि सचमुच उसका अपमान हुआ है। वो मर्द था और अनजाने में उसको इस बात की आशा थी कि औरतें चाहे शरीफ हों या बाजारू, उसको मर्द ही समझेंगी और अपने बीच वो पर्दा कायम रखेंगी जो एक मुद्दत से चला आ रहा है। तो सिर्फ ये पता लगाने के लिए कांता के यहाँ गया था कि कब मकान बदल रही है और कहाँ जा रही है। कांता के पास उसका जाना बिल्कुल बिजनेस से संबंधित था। अगर खुशियाँ कांता के बारे में सोचता कि जब वो दरवाज़ा खटखटाएगा और अंदर वो क्या कर रही होगी, तो उसकी कल्पना से शायद इतनी बातें आ जाती, जैसे सर पर पट्टे बांधी लेटी होगी, बिल्ले के बालों से पिस्सू निकाल रही होगी, वो बाल सफ़ा पाउडर से अपने बालों को उड़ा रही होगी, पलंग पर अकेली बैठे ताश फैलाए और पैशंस खेलने में मशगूल होगी। बस इतनी चीज़ें थीं जो उसके दिमाग में आती।
घर में वो किसी को रखती ना थी, इसलिए इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि वहाँ कोई आ सकता है। जिया ने ये तो सोचा ही ना था। वे तो काम से वहाँ गया था और अचानक कांता इस प्रकार उसके सामने आ गई। यानी कपड़े पहनने वाली कांता, मतलब ये कि कांता जिसको हमेशा कपड़ों में ही देखता रहता था, वो उसके सामने निर्वस्त्र खड़ी हो गई। कि एक छोटा सा तौलिया तो कुछ भी छुपा नहीं सकता। जिया को ये दृश्य देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे छिलका उसके हाथ में रह गया और केले का गूदा निकलकर उसके सामने आ गिरा है। अगर बात यहाँ खत्म हो जाती तो शायद कुछ ना होता। जिया अपनी हैरत को किसी हीले से दूर कर देता, मगर यहाँ मुसीबत आन पड़ी थी। और उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा कि जब तुमने कहा कि खुशियाँ है, तो मैंने सोचा कि अपनी खुशियाँ ही तो है, अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो। बस यही बात उसे खाए जा रही थी। साली मुस्कुरा रही थी। वो बार बार बड़बड़ाता। जिस तरह उसने कांता को देखा था, उसी मुस्कुराहट से खुशियाँ को वो नजर आई थी। ये मुस्कुराहट ही नहीं, वो कांता का जिस्म भी इस हद तक उसे दिखाई दिया था जैसे उस पर रंदा फिरा हो। उसे बार बार वो बचपन के दिन याद आ रहे थे जब पड़ोस की एक औरत उससे कहा करती थी, खुशिया बेटा, जा दौड़ कर ये पानी की बाल्टी भर ला। और जब वो बाल्टी भर कर लाया तो वो धोती से बनाए हुए पर्दे के पीछे कहा करती, अंदर आके मेरे पास रख दे, मैंने मुंह पर साबुन मला हुआ है और मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। धोती का पर्दा उठाकर बाल्टी उसके पास रख दिया करता और उस समय साबुन के झाग में लिपटी हुई वो औरत उसे नजर आती थी। और उसके मन में किसी तरह की उथल पुथल पैदा नहीं हुई। भाई, उस समय तो वो बच्चा था, बिल्कुल भोला भाला। बच्चे और मर्द में बहुत फर्क होता है। बच्चे से कौन पर्दा करता है, पर आज तो वो पूरा मर्द है। उसकी उम्र इस वक्त 28 बरस की है और 28 बरस के जवान के सामने यदि कोई स्त्री निर्वस्त्र खड़ी हो जाए तो क्या होगा। नहीं तो पर्दा होनी चाहिए। कांता ने उसे क्या समझा दिया था? क्या वो उसकी सारी बातें नहीं थीं जो एक नौजवान मर्द में होती हैं? लेकिन कोई शक नहीं कि कांता ने उसको एकाएक इस प्रकार देखकर वो उसे घबराई हुई समझकर इस तरह का बर्ताव किया। कांता की उन चीज़ों का जायज़ा नहीं लिया था जो रोज़ाना इस्तेमाल के बावजूद असली हालत पर कायम थीं। या चकित रह जाने के बाद उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था कि 10 रुपए में कांता बिल्कुल महंगी नहीं। और दशहरे के दिन बैंक का ये बाबू जो 2 रुपए की रिश्वत ना मिलने पर वापस चला गया था, बिल्कुल गधा था। और इन सब के ऊपर क्या वो एक क्षण के लिए सारे तो में एक अजीब किस्म का तनाव नहीं पैदा हो गया था? और क्या उसने ऐसी अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए थी जिससे उसकी हड्डियां तक चटकने लगें? फिर क्या वजह थी कि मंगलौर की उस सांवली छोकरी ने उसे मर्द ना समझा, सिर्फ खुशियाँ समझकर उसको अपना सब कुछ देखने दिया? उसने गुस्से में आकर वो पान की गाढ़ी पीक थूक दी, जिसे फुटपाथ पर कई बेल बूटे बना दिए गए थे। पीक थूक कर वो ट्राम में बैठ गया और घर वापस चला गया। घर में उसने नहा धोकर नई धोती पहनी। जिस बिल्डिंग से वो रहता था, उसकी एक दुकान में सैलून था। उसके अंदर जाकर उसने आईने के सामने अपने बालों में कंघी की। फिर एकाएक कुछ ख्याल आया तो वो कुर्सी पर बैठ गया और बड़ी गंभीरता से उसने नाई से दाढ़ी मूंदने के लिए कहा। नाई ने कहा, अरे भाई खुशिया, भूल गए क्या? सुबह ही तो मैंने तुम्हारी दाढ़ी साफ की थी। पर खुशिया ने बड़ी शान से दाढ़ी पर हाथ उलटते हुए कहा, खूंटी अच्छी तरह नहीं निकाली। अच्छी तरह खूंटी निकलवाकर और चेहरे पर पाउडर मलवाकर वो सैलून से बाहर निकला। सामने टैक्सियों का अड्डा था।
टैक्सी ड्राइवर को उसने अपनी ओर आकृष्ट किया और उंगली के इशारे से उसे टैक्सी लाने को बोला। अब वो टैक्सी में बैठ गया तो ड्राइवर ने घूमकर उससे पूछा, कहाँ जाना है साहब? फिर मुस्कुराकर उसने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा, बताएंगे, पहले तुम ओपेरा हाउस की तरफ चलो, और सुनो, लैमिटंग रोड से होते हुए चलना। ड्राइवर ने मोटर की लाल झंडी का सर नीचे दबा दिया और टन टन करती हुई टैक्सी को लेमिंगटन रोड का रोक दिया। लेमिंगटन रोड अब का जब आखिरी से रहा गया तो खुशिया ने ड्राइवर को हिदायत दी, बाएं हाथ मोड़ लो। टैक्सी बाएं हाथ मुड़ गई। अभी ड्राइवर ने गियर बदला भी ना था कि खुशिया ने उससे सामने वाले खंबे के पास रोकने को कहा। ड्राइवर ने ठीक खंबे के पास गाड़ी खड़ी कर दी। खुशिया दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और पान बेचने वाले की दुकान की तरफ बढ़ा। वहाँ उसने पान लिया और उस आदमी को जो दुकान के पास खड़ा था उससे कुछ चंद बातें की। वापस टैक्सी में आया और ड्राइवर से बोला कि सीधे चलो। देर तक टैक्सी चलती रही और खुशिया ने जिधर इशारा किया ड्राइवर उधर हैंडल फेर देता। जब टैक्सी उस चंपे कराने वालों के से आगे निकल गई और कांठ के एक बंगले नुमे मकान के पास पहुंची तो खुशिया ने ड्राइवर को ठहरने के लिए कहा। टैक्सी ठहर गई तो खुशिया ने उस आदमी से उसको वो पान वाले की दुकान पर जो अपने साथ लाया था उससे कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करता हूँ। वो आदमी बेवकूफ़ों की तरह खुशिया की तरफ देखता रहा और टैक्सी के बाहर निकला। सामने वाली लकड़ी के मकान में घुस गया। खुशिया जमकर टैक्सी के गद्दे पर बैठ गया। एक टांग दूसरी टांग पर रखकर उसने जेब से बीड़ी निकाली और दो कश लेकर बाहर सड़क पर फेंक दी। वो बेचैन इसलिए था कि उसको लगा कि टैक्सी का इंजन बंद नहीं हुआ। उसके सीने में चूंकि फड़फड़ाहट सी हो रही थी इसलिए वो समझा कि ड्राइवर ने बिल बढ़ाने के लिए पेट्रोल छोड़ रखा है। चुनांचे उसने तेजी से कहा कि क्यों बेकार इंजन चालू रखकर तुमने कितने पैसे बढ़ा लोगे? ड्राइवर ने घूमकर खुशिया की ओर देखा। सेठ जी, इंजन तो बंद है। खुशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसकी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई और कुछ कहने की बजाय उसने होठ चबाने शुरू कर दिए। फिर एकाएक सर पर कश्ती नुमा काली टोपी पहनकर जो अब तक उसके बगल में दबी हुई थी उसने ड्राइवर के कंधे को हिलाया और कहा कि अभी एक छोकरी आएगी, जैसे ही वो अंदर आए तो मोटर चला देना, समझे? और घबराने की कोई बात नहीं है, मामला ऐसा वैसा नहीं है। इतने में सामने से मकान से दो आदमी बाहर निकले। आगे आगे खुशिया का दोस्त और उसके पीछे पीछे कांता, जिसने शोक रंग की साड़ी पहन रखी थी। खुशिया झट से उस तरफ सरक गया जिधर अंधेरा था। खुशिया के दोस्त ने उस समय कांता को हैरत भरी आवाज से देखा जो उसकी चीख से मिलती जुली थी। खुशिया तुम? खुशिया ने अपनी मोटी आवाज बुलंद करते हुए कहा, हाँ मैं। लेकिन तुम्हें रुपए मिल गए हैं ना? देखो ड्राइवर, जूहू चलो। ड्राइवर ने सेल्फ दबाया। इंजन फड़फड़ाने लगा और इस बीच कांता ने जो कहा वो सुनाई न दे सका। टैक्सी एक धचके के साथ आगे बढ़ने लगी और खुशिया के दोस्त को सड़क के बीच चकित विस्मित छोड़ के चली गई। इसके बाद किसी ने खुशिया को मोटर की दुकानों पे उस पत्थर के चबूतरे पे नहीं देखा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ कहानी खुशिया। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप हर रोज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं और आपको कहानियाँ सुनने का बेहद शौक़ है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।